स्टार्ट करते हैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 1। ये बहुत ही बेसिक होगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा टफ चीज़ें हैं नहीं। नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम से सभी को एक ही बारे में चमकेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं तो नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो नेचुरल नंबर सबको पता है, फिर भी बता देता हूँ। 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, और ये एक चीज़ और, ये नेगेटिव नहीं होते। अब भाई 1 से स्टार्ट होंगे तो नेगेटिव कैसे होंगे? ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। और हाँ, ये कंप्लीट नंबर होते हैं। कंप्लीट नंबर यानी कि ये डेसिमल में नहीं होंगे, यानी कि डेसिमल में नहीं होते। डेसिमल नहीं होते यानी कि डेसिमल का मतलब पॉइंट में नहीं होंगे, जैसे कि 2.5 ऐसे ये कुछ नहीं होंगे। ये सीधे डायरेक्ट होते हैं 1 2 3 4 कंप्लीट नंबर। ठीक है, बहुत ही ईजी है। बस एक बार जल्दी जल्दी से इन सबको बता दे रहा हूँ। इसके बाद होल नंबर, हाँ इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, होल नंबर। देखो होल नंबर भी सेम ऐसे ही है। ये भी ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये भी नेगेटिव नहीं होता और ये भी कंप्लीट नंबर होता है ऊपर वाले की तरह से। कंप्लीट नंबर ये भी डेसिमल में यानी कि नहीं होगा। अगले पेज पर चलते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं इंटीजर। इंटीजर के बारे में तो लगभग सभी को पता ही होगा, लेकिन एक बार जल्दी से लिखाना मेरा धर्म है, यानी कि बताना, तो मैं आपको बता देता हूँ इंटीजर। देखो इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, देखो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। ये भी पॉइंट में नहीं होगा, यानी कि ऐसे 2.5 3.6 ऐसे कुछ नहीं होगा। ये केवल कंप्लीट नंबर ये भी होंगी इंटीजर, इसलिए इनको इंटीजर बोलते हैं। निगेटिव नंबर नेगेटिव नेगेटिव सॉरी नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1 -2 -3 और माइनस इनफाइनाइट तक। और एक जो जीरो बीच में है, जीरो को बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर, और इसी को सोल इंटीजर भी बोल देते हैं कोई लोग, सोल इंटीजर। बस ऐसा खास इसमें कुछ है नहीं बताने लायक, बस यही है जो है। अब आगे स्टार्ट करते हैं अगले पेज पे काम की चीज़ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आनी चाहिए अगर आपको फंक्शन चैप्टर अच्छे समझना है तो। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। देखो रैशनल नंबर होते क्या हैं? हर नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में दिखाया जा सके, ठीक है, वो रैशनल नंबर होता है। अब एक शर्त भी होती है, पी और क्यू दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। देखो हाँ, मैं पीछे लिखाना भूल गया था, इंटीजर को जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड या आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होता, ये भी एक कंडीशन होती है। अगर देखो क्यू जीरो हो गया तो एक ये क्या कर देगा, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर देगा, जो कि अलाउ नहीं होती है। इसलिए क्यू एक कंडीशन होती है, क्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में, जैसे कि 3/2 1.5 एक क्या है? रैशनल नंबर है। 2/3 ले लो, 0.666 आएगा, ये क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर है जो पी वाई क्यू फॉर्म में हो, एक्सप्रेस किया जा सके, वो क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक्सप्रेस किया जा सके? तो ये सर ऐसे भी नंबर होते हैं जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकते। हाँ होते हैं, इसीलिए तो ये डेफिनेशन ऐसी है। देखो अब इसके बाद आता है इरेशनल नंबर, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो
इरेशनल नंबर वो नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किए जा सके। ठीक है, इसी को दूसरी भाषा में लिखता हूँ। आफ्टर डेसिमल NRNT, काफी लोग उसको ऐसे भी बोलते हैं, आफ्टर डेसिमल NRNT। NRNT का मतलब, इसका मतलब है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, R फॉर रिपीट, और नॉन टर्मिनेटिंग, T फॉर टर्मिनेट। ठीक है, देखो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट करते हैं और ना ही टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415926, ये इसकी वैल्यू होती है। और ऐसे इनफाइनाइट ये ख़त्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है इरेशनल नंबर की? आफ्टर डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ना तो वैल्यू रिपीट करे आफ्टर डेसिमल के बाद, जैसे ये कर रही है रिपीट, और ना ही टर्मिनेट हो। और देखो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही। इसकी वैल्यू मुझे यहीं तक याद है, और अब अगर आपको देखनी है तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई इरेशनल नंबर। इसका एक और एग्जांपल है ई एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ई की पावर एक्स आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो आप याद कर लो, आपको काफ़ी बार सुनना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखो ई, इसकी वैल्यू होती है 2.71828 182845। मुझे यहीं तक याद है बस। अगर आपको इसकी भी देखनी है तो आप इसको भी गूगल पर सर्च करते हैं। ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये भी आफ्टर डेसिमल ना तो रिपीट करती है और ना ही टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो इसके ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। हाँ, पाई के बारे में आपको एक स्टार पॉइंट लिखवाता हूँ मैं नीचे अगले पेज पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर सभी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। देखो अपन लोगों ने छोटे से क्या देखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पर ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 22/7 एक क्या है? एक पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, यानी कि ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, और जबकि पाई मैंने क्या बताया, ये एक इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू नियरली, इसकी वैल्यू पाई के नियरली इक्वल होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415926। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है 3.14, तो ये नियरली इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए इसको तभी यूज़ करना है पाई की वैल्यू 22/7 जब क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, और हाँ ये बात बिल्कुल भी याद रखना कि, बिल्कुल ध्यान से याद रखना कि रैशनल है पाई एक, और 22/7 एक रैशनल है, क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, और जबकि पाई एक रैशनल वैल्यू है और इसकी वैल्यू नियरली इक्वल होती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। एक पॉइंट था जो बताने लायक था, तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इरेशनल तक हो गया, अब इसके बाद देख लेते हैं इवन ऑड। इवन ऑड तो वैसे सबको पता ही रहता है, लेकिन इसमें एक बताने वाली बात है। इवन फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, इवन नंबर्स। देखो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, और ये नेगेटिव नहीं होते। जैसे -2 में पूछो इवन है और, तो ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि इवन नंबर नेगेटिव होते ही नहीं है। और दूसरी बात, ये फ्रैक्शन में भी नहीं होते, फ्रैक्शन विथ रिमाइंडर। इसका मतलब कुछ नहीं है यार, ये तो बस लिखने की बात है। इसका मतलब है डेसिमल वाला। जैसे मैं आपसे पूछूं 4.8 क्या है? ठीक है, तो अब आप कहोगे ये तो डेसिमल में है, तो इसको सीधे मना कर देंगे, क्योंकि इवन और ऑड डेसिमल में होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ही मना कर देंगे। ये नेगेटिव भी नहीं होते और ये डेसिमल में भी नहीं होते। बस आपको डेफिनेशन तो याद ही है कि जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर। ठीक है, हाँ इसमें एक बात और पॉइंट इसका, इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ।
स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर है 2। लेकिन यहीं पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई कहे स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर तो उसका आंसर होगा 0। ठीक है, हाँ यही तो बात है खास। स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर 0, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये आप याद रखना एक बात, और इसको भी अच्छे से याद रखना। अब अगले पेज पे चलते हैं, ऑड नंबर्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये भी सेम नेगेटिव नहीं होते और ये भी डेसिमल में नहीं होते। ठीक है, और जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर, ये तो आपको पता ही है। नंबर which is not number which is not divisible। अरे ये तो सबको पता ही रहता है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 वो क्या होता है? ऑड नंबर होता है। इसमें भी आपको एक पॉइंट लिखा देता हूँ, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है, आपको ये याद रखना है। और स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर भी 1 होता है। क्यों? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो इसमें दोनों सेम ही होता है, आपको ये याद रखना है। अब आगे कंपोजिट और प्राइम नंबर ही रह गया है, बाकी सब तो हो चुका है। तो कंपोजिट नंबर देख लेते हैं जल्दी से। सॉरी कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन ये लिख लेते हैं, काफ़ी इजी है, एक ही बार में समझ में आएगी। अ होल नंबर which have more than 2 factors। देखो ऐसा होल नंबर जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो क्या होगा? ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं 35। देखो इसके फैक्टर्स की बात करें तो एक 1 हो गया, एक 7 होगा, एक 5 होगा और एक खुद 35 होगा। तो इसके कितने? 4 फैक्टर होगा, यानी कि क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अब देखो बात जब प्राइम नंबर से उठी है तो ये नेगेटिव तो होगा ही नहीं, सीधे सीधे होल नंबर ने ही मना करवा दिया है। कंप्लीट फंक्शन की डेफिनेशन में ये कि ऐसे होल नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, तो मतलब ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब अगले पेज पे देखते हैं प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर में भी सेम है, ऐसे होल नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। सॉरी, अ होल नंबर which have exactly 2 factor। A whole number which have exactly 2 factor। ठीक है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, और 2 फैक्टर वो कौन कौन से? एक तो 1 और दूसरा वो खुद नंबर। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि 19 की अगर फैक्टर की बात करें तो एक तो 1 है और दूसरा खुद वो 19 नंबर है। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स, और ये भी नेगेटिव नहीं होते क्योंकि होल नंबर हो, क्योंकि इनकी डेफिनेशन में ऐसे होल नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरे लेते हैं, 17 इसके 1 है और 17 है, 37 1 है 37। ठीक है, अब अगले पेज पे देखते हैं, एक चीज़ और रह गई, रियल नंबर। देखो रियल नंबर की डेफिनेशन ये है कि वे नंबर जो नंबर लाइन पर
रियल में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, इसलिए तो रियल नंबर अलग है। देखो, नंबर्स दो होते हैं, अगर एग्जिस्टेंस के बेस पर देखें तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन पर रियल में एग्जिस्ट करते हैं, और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि रियल नंबर क्या है, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने कहा -9.999, आपने कहा 6.7, आपने कहा 5, आपने कहा -4, कुछ भी, समझे? यानी कि जो मतलब आप इस लाइन पर दिखा सके नंबर, वो नंबर रियल नंबर होंगे। और इमेजिनरी नंबर, अंडर के अंदर कहीं भी माइनस दिख जाए, ठीक है, अंडर के अंदर कहीं माइनस दिख जाए तो वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। इसको 3 आयोटा भी लिख सकते हैं। यानी कि आयोटा होता क्या है, आयोटा होता है अंडर के अंदर नेगेटिव। तो आयोटा हो या फिर अंडर में नेगेटिव हो तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। बस, नंबर सिस्टम आपका खत्म। अब इसके बाद हम इक्वलिटी देखेंगे। नंबर सिस्टम तो मैंने बता ही दिया है। अब इसके बाद बेसिक में जो अगली चीज़ आती है वो है इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी में जाने से पहले अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको इंटरवल बता देता हूँ, ठीक है। इंटरवल देखो काफ़ी आसान है, बस जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है वो एक बार देख लें, तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात है। देखो इंटरवल, जैसे कि इससे कोई फंक्शन मेरा f(x) है, ठीक है, और मैं कहता हूँ इसका जो डोमेन है, ठीक है, वो है 3 to 7 है, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन है, उसका डोमेन 3 to 7 है। अब मैं चाहता हूँ, मतलब जो डोमेन है इसमें क्या है, ये 3 पॉइंट है, इंक्लूड है। इस डोमेन में क्या है, 3 पॉइंट इंक्लूड, जबकि ये 7 पॉइंट क्या है, एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड का मतलब ये जो इसका जो डोमेन है 3 to 7 में जो डोमेन है उसमें ये 7 नहीं है, जबकि 3 पॉइंट है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें डोमेन का मतलब क्या है, इसमें इसका डोमेन ये है, इसके बीच की सारी वैल्यूज़ हैं इसका डोमेन, बस ये 7 को छोड़कर। इसलिए मैंने एक्सक्लूड लिखा है। एक्सक्लूड मीन्स ये नहीं है, हटाकर इसको। इंक्लूड मीन्स ये 3 पॉइंट है। अब देखो मैंने यहाँ पे डार्क बॉल बनाई है और यहाँ पे एक वाइट बॉल यानी कि एम्प्टी बॉल बनाई है। इसका मतलब क्या है, जब भी हमें किसी पॉइंट को उसकी प्रेजेंटेशन, मतलब उसकी प्रेजेंस को शो करना होता है तो हम डार्क बॉल से प्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे 3 है तो मैंने इसको डार्क बॉल से शो किया, जबकि ये 7 नहीं है तो इसको मैंने एम्प्टी बॉल से शो किया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये डार्क बॉल और खाली बॉल का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब इस इंटरवल को शो कैसे किया जाता है, देखो इंटरवल्स 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल को शो करने के लिए हम क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और ओपन इंटरवल को शो करने के लिए हम ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सब तो रही ठीक है बातें। अब आप समझने वाली बात ये है कि 3 इंक्लूड है और 7 एक्सक्लूड है, तो इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, बस वही समझने वाली चीज़ है। हम लिखेंगे डोमेन, ये साइन है बिलोंग्स टू का, अगर आपने इस साइन को भी नहीं सुना तो देख लीजिए, बिलोंग्स टू मतलब जो x है वो है 3। अब मैंने देखो ये ऐसे क्यों लिखा, इंटरवल में बस यही समझने वाली चाहिए, ये ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ये शो करता है कि ये 7 पॉइंट इसमें नहीं है, और ये ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये शो करता है कि ये 3 पॉइंट इसमें है। तो बस इंटरवल में यही बताने वाली चीज़ थी कि जो ये वाला ब्रैकेट है ये शो करता है ओपन, मतलब ये शो करता है कि 7 एक्सक्लूड है, और ये जो वाला ब्रैकेट है ये शो करता है कि 3 इंक्लूड है। अब इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल, ये 0 है, ये -1, ये -3, सॉरी क्या उल्टा लिख दिया, ये -3, ये -1, ये 2 और ये 8। अब ये मैंने जैसे मान लो यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन है f(x),
इसकी जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो है यहाँ से यहाँ, मतलब -3 to -1 और 2 to 8, जिसमें मैंने जिसमें एग्जाम्पल लिया है कोई भी जिसमें ये जो -3 पॉइंट है ये एक्सक्लूड है, यानी कि ये नहीं है, और जो 1 पॉइंट है वो भी क्या है, एक्सक्लूड है, और जो 2 पॉइंट है वो इंक्लूड है। डार्क बॉल का मतलब ये 2 पॉइंट इसमें है, और ये 8 है, ये इसमें क्या है, एक्सक्लूड है। तो अब आप इसको कैसे शो करोगे, मैथमेटिकली लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिखूंगा इसका जो डोमेन है x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं बिलोंग्स टू, जैसे कोई इंटरवल लिखना है तो हम इसको बिलोंग्स टू साइन का यूज करते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको लिखेंगे, देखो ये ओपन है तो ओपन ब्रैकेट का यूज होगा, -3 to -1 ओपन। अब जैसे कोई दो इंटरवल को जोड़ना हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं, यूनियन के साइन से जोड़ते हैं, यूनियन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डार्क है तो यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट का यूज करूंगा, क्लोज ब्रैकेट ये शो करता है कि ये है, और ओपन ब्रैकेट से 8, क्योंकि 8 इसमें क्या है, नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्या शो करता है, एक्सक्लूड है, ये वाला पॉइंट। आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ, जैसे अब मैं सीधे क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई, ठीक है। जैसे किसी क्वेश्चन में कहा फाइंड डोमेन, नहीं मैं इसके इनइक्वालिटी पढ़ाने के बाद लूँगा एग्जाम्पल, पहले आप ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मुझे शो करना है ये 0, ये -5 और ये 3, जैसे मुझे शो करना है कि इसका एक कोई फंक्शन है, मान लो f(x), इसका जो डोमेन है वो है -∞ से -5 और 3 to ∞, मतलब ऐसे, और जिसमें ये 3 वाला पॉइंट है वहाँ डार्क बॉल है, यानी कि ये इंक्लूड है, और ये 5 भी इंक्लूड है, ठीक है। ये इसका डोमेन है, -∞ to -5 और 3 to ∞। अब इसको मुझे मैथमेटिकली लिखना है तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, और फिर मैं लिखूंगा, देखो एक चीज़ याद रखना, इनफाइनाइट जब भी लिखा जाएगा तो वहाँ पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है, कभी भी इनफाइनाइट पे क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं होता। तो मैं लिखूंगा ओपन ब्रैकेट -∞ to -5, ये पॉइंट x इंक्लूड है तो यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट का यूज करूंगा। अब इनको मुझे जोड़ना है इंटरवल को तो यूनियन का यूज हुआ, और यहाँ पे देखो 3 भी इंक्लूड है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट के साथ, और इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट, बस ऐसे लिखा जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, बस इसमें कुछ था नहीं, बस आप ये याद रखना, ये वाला जो ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट, और ये दिखाता है कि ये पॉइंट इंक्लूड है, पॉइंट इंक्लूड है, और ये जो वाला ब्रैकेट है ये है ओपन ब्रैकेट, ये शो करता है पॉइंट एक्सक्लूड है, यानी कि पॉइंट उसमें नहीं है, ठीक है। अब अगले पेज में इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी बहुत ही ईजी है, इनइक्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा फंक्शन चैप्टर, फंक्शन क्या हर ही चैप्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है, और इसके बिना तो मतलब ये समझ लो मैथ्स अधूरी है, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी को डील करने के लिए आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए। सर ये होता क्या है साइन ऑफ इनइक्वालिटी, देखो जैसे आपने देखा होगा कहीं भी लिखा होता है x² -7x + 10, ठीक है, ये लिखा, और उसने कह दिया ये है, ठीक है। तो अब आप उसने कहा फाइंड x, तो अब आप x निकालने के लिए आपको पूरा सॉल्व करना होगा, और इस वाले साइनिंग को बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये दिख जाए या फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, ये दिख जाए या फिर ये वाला या फिर ये सारे साइन ऑफ इनइक्वालिटी हैं, ठीक है। तो इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि उसने कहा साइन इनवर्स 1 + 3x + 2x², ठीक है। उसने कहा ये फाइंड डोमेन, ऐसे उसने कह दिया फाइंड डोमेन। अभी अपने डोमेन नहीं आता आपको तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आगे पढ़ाऊँगा, बस ये तो मैं आपको इनइक्वालिटी के लिए बता रहा हूँ। तो जो जानते हैं मतलब जिनका पढ़ा हुआ है
वो जानते हैं कि इसको डोमेन निकालने के लिए मुझे ये वाला 1 + 3x + 2x², इसको -1 से 1 रखना होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ इनइक्वालिटी आ गई, इसलिए डोमेन में मतलब ये इनइक्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको फंक्शन चैप्टर पूरे में आपको इनइक्वालिटी का यूज़ होगा और अदर चैप्टर में भी इनइक्वालिटी का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो आप समझ, पहले हम इनइक्वालिटी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी, पहले हम इनइक्वालिटी के कुछ रूल लिख लेते हैं, जिसमें अगर आप नोट बना रहे हो तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें कोई इक्वेशन दी रहेगी, उसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी तो उसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। ठीक है, मैं एक लिखता भी जाता हूँ, जैसे कि ये वाली इक्वेशन है x² - 7x + 10। ठीक है, ये इक्वेशन है, और यहाँ पे इसकी जगह मैं साइन यूज कर लेता हूँ। ये इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो x - 5 x - 2 आएगा। ये फैक्टराइज कर लिया। सबसे पहला स्टेप है फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि अरेंज द वैल्यूज कौन सी, गेट फ्रॉम ब्रैकेट्स। जो ये वाले ब्रैकेट से इनसे जो वैल्यू आएंगे, जैसे इस वाले ब्रैकेट से 5 आ रहा है और इससे 2 आ रहा है। ठीक है, अरेंज द वैल्यू इन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन बना लेते हैं। इससे वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, 5 और 2, तो इनको, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। ठीक है, इनको अरेंज कर लिया। अब जो तीसरा रूल है वो ये है कि फाइंड x फॉर विच फंक्शन इज अनडिफाइंड। देखो हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो। अब फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ होता है वो भी लिख लेते हैं। अनडिफाइंड दो केस में होता है, एक तो इवन पावर ब्रैकेट और दूसरा डिनोमिनेटर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें, और यहाँ पे इस वैल्यू को रिमूव देम, मतलब उनको हटा दो, जिसके लिए क्या है, फंक्शन अनडिफाइंड। चौथा पॉइंट, यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं, ना तो इवन पावर वाला ब्रैकेट है और ना ही डिनोमिनेटर में कोई ब्रैकेट। तो अगले एग्जाम्पल से इसको, इस वाले पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं। लास्ट पॉइंट, पुट, इसको हटाओ, पुट पॉजिटिव साइन राइट मोस्ट साइड एंड change alternatively for even power brackets only, sign remain same। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है कि राइट मोस्ट साइड, मतलब इस तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटिवली साइन चेंज करते हुए जाना है। साइन किसके लिए सेम रहेगा, केवल इवन पावर ब्रैकेट्स के लिए साइन सेम रहेगा। तो यहाँ पे कोई इवन पावर ब्रैकेट है नहीं, तो हम इसको भी अगले एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। आप चारों पॉइंटों को एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। देखो अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये
एक्स माइनस 1 की पावर 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 ये लिखा है, और ये लिखा है ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। अब उसने कहा फाइंड एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी। तो इनइक्वालिटी में पहला क्या था कि गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करो, तो यहाँ पर पहले से ही फैक्टर्स गिवन है तो हमें वो नहीं करना। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जो उनसे जो हमें वैल्यूज मिलेंगी ब्रैकेट से उनको नंबर लाइन पर अरेंज करो। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, तो इनको कर लेते हैं 1 3 4। ठीक है, इनको अरेंज कर लिया। अब तीसरा पॉइंट ये था कि हमें जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो वो वैल्यूज निकालनी है और उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो देखो और अनडिफाइंड कहाँ पर था, डिनोमिनेटर वाले ब्रैकेट पर और इवन पावर वाले ब्रैकेट पर। तो इवन पावर वाले ब्रैकेट, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो इवन पावर वाले ब्रैकेट से जो वैल्यू आ रही है उसको रिमूव करते हैं। देखो यहाँ पर 1 आएगा तो 1 को रिमूव करना है। 1 को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम ये वाली वाइड बॉल का उपयोग करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो जाता है। ये वाइड बॉल क्या शो करती है कि ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट ये था कि राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव साइन ले लो और अल्टरनेटिवली चेंज करते रहो, और साइन सेम कहाँ रहेगा, जहाँ पर इवन पावर वाले ब्रैकेट्स हो। ठीक है, तो यहाँ से राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव साइन लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो अब यहाँ पर क्या है, इवन पावर वाला ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर साइन क्या रहेगा, सेम। अब देखो अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, बस आगे आंसर। अब ये देखो ये वाला साइन, ये पूरा क्या है, ये जो पूरा है ये पूरा 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो हमें हमारी एक्स की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव वाली ही होंगी। तो एक ये है, एक ये वाली है, और एक ये है पूरी। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आई माइनस इनफाइनाइट टू 1। 1 पर देखो ये है तो ये ओपन ब्रैकेट हुआ, और इनफाइनाइट पर तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज हुआ। ठीक है, यूनियन 1 2 3, 3 पर क्या है, 3 इंक्लूड है, तो यहाँ पर क्या क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। फिर इसको जोड़ने के लिए यूनियन फिर से होगा, और 4 से 4 भी इसमें क्या इंक्लूड है, तो 4 टू इनफाइनाइट। तो ये होगा इसका पूरा, ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, अब इसका और एग्जाम्पल लेते हैं एक। देखो जैसे x माइनस 7 की पावर 2, x माइनस 8 की पावर 5 अपॉन x माइनस 3, और ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, ये पूरे अपॉन में है इसके। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, गिवन स्टेप क्या थे, गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करो, लेकिन यहाँ पर पहले से फैक्टर्स हैं तो वो नहीं करना। दूसरा क्या था कि जो हमें ब्रैकेट से वैल्यू हुई उनको नंबर लाइन पे अरेंज करो। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। अब इनसे वैल्यूज क्या मिली, इससे 3 मिलेगी, इससे 8, इससे 7, तो सबको ले लेते हैं 3 7 और 8। ठीक है, अब तीसरा स्टेप ये था कि जो हमें वो वाली एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो, और फंक्शन अनडिफाइंड वहाँ पर होता है इवन वाले ब्रैकेट के लिए और डिनोमिनेटर वाले ब्रैकेट के लिए। तो इवन वाले से जो नंबर जो मिलेगा 7 और जो 3 उसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब क्या करना था, अब ये करना था कि राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव साइन लेके अल्टरनेटिवली चेंज करते रहो, और साइन सेम वहीं रहेगा जहाँ पे इवन पावर वाले ब्रैकेट्स हो केवल। तो प्लस, देखो प्लस माइनस, यहाँ पे देखो इवन पावर ब्रैकेट की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और प्लस। अब ये देखो कि ये जो है अपना टोटल ये 0 से छोटा है क्योंकि लेस देन का साइन लगा। ठीक है, 0 से छोटा है तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स का वो निगेटिव वाले पोर्शन में होगा, तो हमारा आंसर केवल यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो ये 3 क्या है, इसमें एक्सक्लूड है, तो 3 to 7 यूनियन 7 to 8, और 8 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि 8 इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको रूल याद हो तो आप इनइक्वालिटी निकाल सकते हो। अब चलते हैं हम अपने अगले पेज पे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे x माइनस 3 की पावर 2, अब इस बार प्लस लेते हैं। ठीक है, x प्लस 4 की पावर 2, x प्लस 5 की पावर 3,
एक्स माइनस वन की पावर वन ही रखते हैं और अपॉन में लेते हैं एक्स माइनस सेवन की पावर थ्री, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं एक्स प्लस नाइन की पावर फाइव और इसको रखते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है अब, ठीक है। इसको पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एक्स वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन में फैक्टराइज करते हैं, लेकिन यहाँ पहले ही से फैक्टर्स हमें दिए हैं तो हमें नहीं करना। दूसरे स्टेप हमारा ये था कि नंबर लाइन पर ये सारी वैल्यूज़ को क्या करूँ, अरेंज करो। तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं और इनकी सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। देखो इस वाले ब्रैकेट से आएगा -4, ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट से आएगा -9। तो सबसे पहले -9 से स्टार्ट करते हैं, -9, फिर आएगा -5, फिर आएगा -4, क्योंकि इससे -5 आएगा और इससे माइनस क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है, -4। फिर उसके बाद आएगा 1, तो यहाँ पे 1, फिर आएगा 7, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है, उन वाले ब्रैकेट्स की वैल्यू को हटाना है जिनके लिए फंक्शन अनडिफाइन होता है। और फंक्शन अनडिफाइन कहाँ होता है, डिनोमिनेटर वाले ब्रैकेट्स के लिए और इवन पावर ब्रैकेट्स के लिए। तो देखो इवन पावर ब्रैकेट के लिए पहले 4 है, तो यहाँ से ये इस पर एक वाइड वॉल बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ इस वाले के लिए और इस वाले के लिए बनाना पड़ेगा। तो 7 एक 7 पर होगा और एक 9 पर होगा, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना है अपना साइन। ये क्या है, पॉजिटिव, मतलब जीरो से बड़े की तरफ दिखा रहा है। ये वाली क्वांटिटी जीरो से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है। सॉरी, पहले हम वो कर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे देखो अभी आगे इवन पावर, तो यहाँ पे सेम रहेगी वैल्यू। इवन पावर ब्रैकेट के लिए वैल्यू सेम रहती है, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ठीक है। आप ये ध्यान से बनाना क्योंकि इवन पावर ब्रैकेट के लिए ही सेम रहती है और बाकी के लिए चेंज होती रहती है। अब हमें क्या है, साइन देखना है। ये साइन दिखा रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है तो अपना आंसर यहाँ से यहाँ होगा, पॉजिटिव वाले एरिया में ही अपना आंसर कर लें। तो बस x बिलोंग्स टू -∞ टू -9 यूनियन -5, देखो 5 इसमें क्या है, इंक्लूड है, और -4 इसमें क्या है, एक्सक्लूड है। तो यहाँ पर क्लोज आएगा, यहाँ पे ओपन आएगा, ठीक है। फिर -4 टू 1, 1 पे भी क्लोज आएगा, फिर यूनियन 7 पर ओपन आएगा, 7 टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पर भी ओपन आएगा क्योंकि इनफाइनाइट पर हमेशा ही ओपन ही रहता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे, अब इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब अगले पेज पर चलते हैं। देखो इनइक्वालिटी तो ऐसा है कि यूज़ होती रहेगी, ठीक है, लेकिन जो अपने सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है और इसमें अपने को टाइम नहीं लगाना क्योंकि हर ही क्वेश्चन में लगभग यूज होगी, वो है 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी। 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इसको 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, ये मैंने एक टीचर से ही सीखी थी। मतलब वो कोटा के टीचर हैं, उन्होंने अपने लेक्चर डाला था इसके ट्रिक के ऊपर, तो मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखो ये है क्या, जैसे कोई भी, जैसे ये लिखा है x-4 x-5 और ये लिखा है ये, ठीक है। अब इससे x की वैल्यू वैसे तो जो अपने बेसिक मेथड पढ़ा उससे निकाल सकते हैं। सबसे पहले 4 और 5 को लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई इवन पावर ब्रैकेट है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर ब्रैकेट भी नहीं है जिसके लिए हटाना पड़े, तो अपन को और ये साइन देखना है, ये पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू आएगी -∞ टू 4 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, ठीक है, और 5 पर भी ओपन होगा, सॉरी क्लोज होगा। वैसे तो निकाल सकते हैं लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है, तो अब इतना टाइम नहीं लगाना है इसमें। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी। देखो इसको हटा देता हूँ, अभी आंसर निकाल चुके अपन बेसिक मेथड से, इसको लिख के रखने की ट्रिक से निकलता है कि नहीं, ठीक है। जो करना क्या है, आपको ये करना है कि ये जो है ये साइन है, ठीक है, इसके पीछे लंबी सी डंडी लगानी है, तो ये क्या बन जाएगा, भाला, ठीक है। अभी देखो ये जो भाला है ये इस तरफ है, यानी कि ये डंडी है वो फंक्शन के हाथ में है, ठीक है।
ये जो भाला की डंडी है वो फंक्शन के हाथ में है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन शेर है। अब फंक्शन शेर है तो कुछ भी कराएगा, ठीक है, आपको याद रखनी है एग्जैक्टली। काफ़ी फनी ट्रिक है। देखो ये जो भाला है वो फंक्शन के हाथ में है और फंक्शन शेर है, फंक्शन शेर है तो कुछ भी कराएगा, ठीक है, कुछ भी कराएगा। तो आपको याद रखनी है बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो इससे क्या वैल्यू आएगी 5 और इससे आएगी 4, तो बड़ा कौन है 5, यानी कि फंक्शन बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा। तो आंसर है, देखो आंसर है -∞ to 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन भी है तो यहाँ पे भी इक्वल का ही लगेगा, यूनियन 5 to ∞ आ गया इससे आंसर। अब आपको अब जल्दी से क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखो जैसे कहा उसने x-3 और x+1 और इसने ग्रेटर देन को पॉजिटिव दिया। अब आपको सोचना क्या है तुरंत, देखो आपको सोचना है कि ये जो है इसमें डंडी लगाएंगे तो ये इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, तो ये क्या होगा, फंक्शन के हाथों में भाला, यानी कि फंक्शन शेर तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, बस बड़े से बड़ा। इससे वैल्यू आएगी 3, इससे आएगी -1, तो बड़ा कौन सा है 3, यानी कि 3 से बड़ा यूनियन -1 से छोटा, ठीक है, बस अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर। अब इसी को मैथमेटिकली अगर लिख लो तो इसको लिखेंगे, देखो -1 से छोटा यानी कि -∞ to -1 यूनियन, और 3 से बड़ा यानी कि 3 to ∞, बस। और यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे भी इक्वल लगा लिया करो, मैं भूल जाता हूँ अगर, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब इसको, अब तो ये तो हो गया जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी का जो भाला है वो फंक्शन के हाथों में हो, अगर फंक्शन की तरफ हो, क्या मतलब सर, मतलब ये x+8 अब इस तरफ हो, ठीक है, इस तरफ हो यानी कि इसमें डंडी लगाओ। अब भाला फंक्शन की तरफ है, अब भाला भैया किसी की तरफ भाला होगा तो वो क्या करेगा, वो छुपेगा ना। अब वो छुपेगा तो कहाँ छुपेगा, वो अपनी वैल्यूज में छुपेगा। इससे वैल्यूज आ रही है 7, इससे आ रही है -8, तो वो छुपेगा ऐसे, छुपेगा -8 to 7, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ छुपेगा। देखो वैसे तो आंसर आप इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से वैल्यू लिखेंगे -8 और 7, कोई इवन पावर वाला ब्रैकेट है नहीं, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, नेगेटिव है, तो इस वाले एरिया में आएगा, तो यानी कि x-8 to 7। लेकिन आप इस वाले से निकाल लें, आपको ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, x+5 x+3 और ये देखो देखो इसमें डंडी लगाओ, भाला फंक्शन की तरफ तो छुपेगा अपनी वैल्यूज में। इससे वैल्यूज आ रही है -5 और इससे आ रही है -3, तो ये छुपेगा -3, सॉरी छोटी वैल्यू आएगी पहले, -5 to -3, बस ये